नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात करनी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए बात करनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में सेटअप हुए थे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनका बेस क्या रहा है, जो कि क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है हमारे PYQs में। तो हमें इन्हें भी जानना ज़रूरी है ताकि आपके पास एक तो कंटेंट अच्छा हो, सेकेंडली अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर 4, 10 या 20 मार्क में आता है तो आप सबको अटेम्प्ट कर पाओ। डिस्कस करते हैं कि हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो उसकी स्टार्टिंग होती है हमारी एक एक्ट से, जो कि पास किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के नाम से 1993 में। क्योंकि जो NHRC है हमारा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ था। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि हमारे पार्लियामेंट ने बनाई थी एक्ट को पास करके, और ये है वो एक्ट। ठीक है, दिस इज़ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, जो कि फोर्स में आया 28 सितंबर 1993 में। पहले ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था 2019 तक, पर फिर पूरे इंडिया में होने लगा। इसका नेचर स्टैट्यूटरी है, बॉडी बेस्ड लॉ है। साथ में पर्पस क्या है इसका, ताकि ये डिग्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी को बचा सके एक इंडिविजुअल पर्सन की। साथ में जो हमें फंडामेंटल राइट्स थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी है उसको भी बचाया जा सके। खास करके इंडिया की बात हो रही है इसमें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो ऑब्लिगेशंस UDHR में, ICCPR में दिए हुए हैं, हम उन सबको कंप्लाई कर सके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर भी ह्यूमन राइट्स का एक एसोसिएशन हो या कमीशन हो, जिसके अंदर जाके लोग अपनी तकलीफ़ बता सकें और निवारण पा सकें। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बनाना कि इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट वॉलेशंस ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएं। कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ किया गया है इंडिया के अंदर। साथ ही साथ में एंकरेज करना रिसर्च और एजुकेशन को ह्यूमन राइट्स की फील्ड में। ऐसे फैक्टर्स को रिव्यू करना जो इन राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को जो प्रभावित कर रहे हैं। साथ में ऐसी रेमेडीज़ बताना, ऐसे मेजर्स बताना जिससे गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सके जिसकी वजह से जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स बचे जा सकें। ये कंटिन्यूस या रेगुलर विजिट्स करते हैं जेल्स के अंदर, डिटेंशन सेंटर्स के अंदर, ताकि पता लग सके कि उनके साथ ह्यूमन राइट वॉलेशन हो रहा है या नहीं, क्योंकि उस जगह पे ज़्यादा ह्यूमन राइट वॉलेशन देखा जाता है। साथ ही साथ में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अवेयरनेस क्रिएट करती है लोगों के अंदर, मीडिया के अंदर, कैंपेन्स के थ्रू, इंटर्नशिप्स दे करके। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाती है जहाँ पे लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में जान पाते हैं। अब इसके अंदर आप बात करते हैं कि कमीशंस आती है हमारी UHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। साथ में दूसरा जो बना वो था हमारा SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बना वो था ह्यूमन राइट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये पूरा हायरार्की बनाया गया था, नेशनल लेवल पे ये, स्टेट लेवल पे ये, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा कर के कोर्ट ही बना दिया आपके ह्यूमन राइट्स के लिए, सो दैट ह्यूमन राइट्स हर जगह पे बचाए जा सकें। और ये तो आप जानते होंगे कि महत्वता कितनी है ह्यूमन राइट्स की नेशनल और इंटरनेशनल स्पेयर पे। अब नेशनली इसको प्रमोट किया गया इस एक्ट के द्वारा। बात कर लेते हैं इसके साथ हुआ क्या। जैसे ये एक्ट लागू हुआ, इसके साथ साथ ही लोगों के अंदर अवेयरनेस आई अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में। लोगों ने अगर उनके साथ कुछ ऐसा वायलेशन हुआ तो उन्होंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, है ना, सीरियस इशू पे बताया उसको। पीपल को एक इजी एक्सेस मिलने लगा जस्टिस का, कि जब उसने पता लगने लगा कि अभी मेरी बेइज्जती हुई है, डिफेमेशन हुआ है या मेरे राइट्स के साथ खनन हुआ है, तो वो सीधा केस कर सकते थे और अपने लिए लड़ सकते थे। अब जस्टिस के अंदर डिनाई हो रहा था, डिले हो रहा था, तो लोगों को पता लगा कि भाई ये भी ठीक नहीं है। लोगों ने इसके खिलाफ भी आवाज़ें उठाई और क्रिटिसाइज़ किया कि इतना लैग क्यों है लोगों के अंदर ये इनकी पावर्स को बाइंड करना। इंडिया के साथ साथ उन्होंने फुलफ़िल किया इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस को, यानी कि इंडिया नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल स्पेयर पे भी लोगों को बता रहा था कि इंडिया ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता है। ऐसे ही कुछ कोट लिखे गए थे, आप इनको पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं और एग्ज़ाम्स की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं। टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट इज़ टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी, ये नेल्सन मंडेला ने लिखा था। Another is wherever men and women are persuaded because of their race, religion or political view, that place must at that moment became the center for the universe। मतलब कि जहाँ पे भी आप कुछ गलत करोगे किसी के खिलाफ, वो सेंटर बन जाएगा वर्ल्ड के लिए at that moment।
अब बात करते हैं हम NHRC की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, जो कि हमने भी बात करी, इस्टेब्लिश हुई थी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर 1993 में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। ये पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्टेड बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका जो जुरिस्डिक्शन है, जहाँ ये काम कर सकती है, वो है पूरा इंडिया के ऊपर, ठीक है। इसको जो मिनिस्ट्री गवर्न करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इसका मीनिंग या नेचर देख लेते हैं। ये एक नेशन वाइड वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स के लिए, जहाँ पे पूरे देश के अंदर कुछ भी अगर ह्यूमन राइट्स के खिलाफ में हो रहा है तो ये उसे देखती है, इंश्योर करती है इंसान की डिग्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी, जस्टिस को देने के लिए। ये इंडिपेंडेंट है और क्वाजी जुडिशल बॉडी है। साथ के इसके बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्यों बनाई गई थी इंडिया के अंदर। बिकॉज काफ़ी सारे राइज इन केस दिख रहे थे हमें कस्टोडियल डेथ के, साथ में पुलिस की ब्रूटैलिटी बहुत हो रही थी, फेक एनकाउंटर्स हो रहे थे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का खनन दिख रहा था साफ साफ, तो उसके लिए बनाना पड़ा ये इंस्पायर्ड बाय यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लाइक इंटरनेशनली उस टाइम पे भी ऐसा स्पेयर चल रहा था, जहाँ पे यूरोपियन कन्वेंशन आ रहा है, अमेरिकन कन्वेंशन आ रहा है, फिर इंडिया को भी नीड लगे कि इंडिया में भी कुछ कन्वेंशन आना चाहिए। साथ में ग्लोबल प्रेशर भी था राइट प्रोटेक्शंस के लिए। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। टू प्रोमेट, सबसे पहली बात, टू प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को। वायलेंस जो हो रही है पब्लिक ऑफिशियल्स पे, पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा पब्लिक पे, वो कम होना, एजुकेट करना, लोगों को अवेयर करना, स्ट्रेंथन करना लीगल और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स को, लोगों के अपने हक के बारे में बताना, ऐसे रिफॉर्म सजेस्ट करना, पॉलिसीज़ में सुधार लेके आना। साथ में कॉपरेट विद नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज़, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी हो जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि इंटरनेशनल स्पेयर पे भी वो अपने आप को साबित कर पाए, अपनी बातें रख पाए। फंक्शंस एंड पावर्स क्या थे इस इंस्टीट्यूशन के या इस कमीशन के, ताकि ये इंक्वायरी इनटू द ह्यूमन राइट वायलेशंस, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी कि किसी भी बात पे एक टेम्परेरी टाइम के लिए स्टे लगवा सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स एंड नेग्लिजेंस, ये जेल्स में विज़िट करता है, डिटेंशन सेंटर्स पे विज़िट करता है, रिकमेंडेशन करता है रिलीफ के लिए कि ऐसे रिलीफ कर दीजिए इस विक्टिम को, अगर इसने कुछ नहीं किया है तो रिकमेंडेशंस देता है। इस पे भी कुछ और बातों पे भी जो कि ह्यूमन राइट के स्पेयर में कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं। रिव्यू करता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स को, स्टडी करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस को कि इंडिया फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो किस सेंस में कर रहा है, नहीं कर रहा है तो किस सेंस में नहीं कर रहा है। प्रमोट करता है रिसर्च और ह्यूमन राइट लिटरेसी को, साथ ही NGOs और सिविल सोसाइटीज़ को भी एनकरेज करता है कि आप ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ें उठाएं। इंटरवीन करता है लीगल प्रोसीडिंग्स में परमिशन के साथ, जहाँ इन्हें ज़रूरी लगता है कि यहाँ पे हमें ह्यूमन राइट्स की आवाज़ के लिए करना चाहिए या इनके लिए कोई नहीं होता है आवाज़ उठाने के लिए, वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स के द्वारा। ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द प्रेसिडेंट एंड द स्टेट गवर्नर कि इंडिया में भी क्या चल रहा है, आपके स्टेट में भी क्या स्टेटस चल रहा है, क्या क्या उन्होंने पाया है, ये सारी बातें डिस्कस की जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन, इसके कंपोजिशन में होता कौन कौन है। सबसे मेन बात, इसमें 2 डिफरेंट हेड्स निकाले जाते हैं, आगे 2 डिफरेंट ब्रांचेस निकाली जाती हैं। पहला तो फर्स्ट चेयरमैन और मेंबर्स के साथ में, दूसरा आता है हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। सो जो हमारे चेयरमैन होते हैं वो 1 पर्सन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर करंट कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, चेयरमैन बन सकता है। सेकंड जो हमारे हैं, एक मेंबर होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज और एक मेंबर होते हैं हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देन वी हैव एक्चुअली यहाँ पे 2 मेंबर लिखा हुआ है पर यहाँ पे 3 होना चाहिए था। 3 मेंबर होते हैं जो कि ह्यूमन राइट एक्सपर्ट होते हैं, बाय मिस्टेक मैंने 2 लिखा हुआ है, प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। ह्यूमन राइट एक्सपर्ट या फिर जो जूरिस्ट होते हैं, जो कि बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं इस फील्ड के अंदर, वो लोग को लिया जाता है इस कमीशन में। साथ में ये जब तक हमने गिने ये 6 मेंबर हुए हमारे, साथ में 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे हमारे, जिसमें ज़्यादातर लोग हमारे चेयरपर्सन होंगे डिफरेंट कमीशंस के, क्योंकि ह्यूमन राइट के अलावा भी काफ़ी कमीशंस इंडिया में बनाई गई थी उसके बाद, जैसे कि हमारी कमीशन फॉर वुमेन जो हम भी पढ़ेंगे आगे चल के, कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस एंड कमीशंस का चेयरपर्सन होंगे इन्हीं सभी के। तो ऐसे ही करके हमारे पास 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, तो टोटल 6 + 7 = 13, तो टोटल मेंबर 13 होंगे। एंड प्रेजेंट डेट में, आज के दिन में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में
11 मेंबर प्रेजेंट हैं। इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन कमेटी। इस रिकमेंडेशन कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशंस रखे जाते हैं। इन सब के रिकमेंडेशंस के ऊपर ही इन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। इनका टेन्योर 3 साल तक हो सकता है या तो 70 साल तक की उम्र में, मतलब कि जो भी चीज़ पहले कंप्लाई हो जाए, अगर आप 70 साल के हो गए तो आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप 3 साल की सर्विस देके रिटायर हो जाएंगे। आप रीअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं। साथ में इनके रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट आपको रिमूव कर सकता है ऑन 2 ग्राउंड्स, या तो मिसबिहेव किया है आपने, या तो आपके अंदर इनकैपेसिटी है टू होल्ड द ऑफिस, मतलब कि आप इनकैपेबल हैं। साथ में रिक्वायर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी फॉर कंफर्मेशन, यानी कि साथ में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी भी रखी जाएगी आपके रिमूवल के लिए। अब कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो अब तक इन्होंने अचीव कर लिया। सबसे पहले इन्होंने इन्वेस्टिगेट थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेन, इन्होंने बहुत सारी कंप्लेन आज तक पढ़ ली हैं। इन्होंने बहुत सारी कस्टोडियल डेथ, टॉर्चर, फेक एनकाउंटर्स के बारे में बातें करी हैं, एक्सटेंसिवली एड्रेस किया है उनको। इशू करती है गाइडलाइंस पुलिस को और प्रिजन को कि यहाँ पे ऐसे रखना चाहिए प्रिजन्स को ताकि ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशंस ना हो पाएँ। साथ में एडवोकेट करती है फॉर द राइट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, डिसेबल, माइनॉरिटीज़, क्योंकि सबके चेयरमैन जो हैं वो इसमें काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन लोग के राइट्स के लिए पर्टिकुलरली भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये एक थोड़ी अम्ब्रेला टाइप कमीशन है। पब्लिश करती है रिपोर्ट्स, जैसे कि हमने अभी देखा था गवर्नर और प्रेसिडेंट को। साथ में एडवाइजरीज और हैंडबुक भी पब्लिश किया करती है। ये सेमिनार, वर्कशॉप्स और अवेयरनेस कैंपेन्स भी रन किया करती है, सो दैट लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेडनेस आए, सबकी आई ओपन हो जाएं, लोगों के पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी हो डिसीजन मेकिंग की, एक लाइक माइंडेड पर्सन अब बने, लोगों के अंदर थोड़ी बुद्धि आए। प्रमोट करती है ह्यूमन राइट एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि हम भी पढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, ऐसे ही और यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट करती है अक्रॉस द नेशन। कोलैबोरेट करती है यूएन के साथ और इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ, ताकि इंडिया के अंदर बढ़ाया जा सके एक ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज़ को क्यों होना ज़रूरी है, कैसे होना ज़रूरी है। ये सब हमने देखा अचीवमेंट्स इनके अंदर जो आज तक हुई हैं। साथ में अब देख लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो ये लिमिटेशन बन जाती है इसके लिए, या ड्रॉबैक सेट कर देती है इसके लिए, जो कि ये बात है कि इसकी जो बातें हैं, जो रिकमेंडेशंस होती हैं ना, वो बाइंडिंग नेचर में नहीं होती हैं। मतलब कि अगर रिकमेंड करती है किसी गवर्नर को, किसी स्टेट को, तो वो सिर्फ रिकमेंडेशंस ही रहती हैं, वो उसके ऊपर कॉम्प्लेंस नहीं होता कि आपको ये करना ही पड़ेगा। ये वॉलेटर्स को खुद पनिश नहीं कर सकती, ये सिर्फ एडवाइजरीज जमा कर सकती है, बता सकती है कि आप क्या कर सकते हो, पर खुद कुछ नहीं कर सकती। नो डायरेक्ट ज्यूरिस्डिक्शन ओवर द आर्म फोर्सेस के ऊपर इनकी ज्यूरिस्डिक्शंस नहीं होती। कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी ये कुछ नहीं कर सकती, पर अगर पब्लिक में किसी ने किसी के साथ कुछ किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल से किसी के साथ कुछ किया, तो ये वाज़े ज़्यादा बुलंद तरीके से उठा सकती है, पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ ये वाज़े नहीं उठा सकती। लिमिटेड पावर होती है इनकी जुडिशल मैटर्स के ऊपर जो आजकल चल रहे हैं। इनके पास कहीं हद तक लैक ऑफ रिसोर्सेज भी है, क्योंकि इनके पास स्टाफ की काफ़ी शॉर्टेज रहती है। और शॉर्टेज क्यों रहती है, क्योंकि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो भी तो है ना इसके अंडर, जो इनके अंडर काम कर रही है, मतलब अंडर काम नहीं कर रही है, जो अलग से कमीशन है वो अपने स्टेट में पर्टिकुलरली काम कर रही है, उनके ऊपर नेशनल लेवल पे ये सेटअप किया हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा पुअर इन्फोर्समेंट हो जाता है रिकमेंडेशंस का, क्योंकि उनके नीचे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बैठी हुई है। तो ये कुछ दिक्कतें आ जाती हैं ह्यूमन राइट इन्फोर्समेंट के टाइम पे। बाद में ये तो भी मैंने डिस्कस किया था, आप ये वाले कोट्स यहाँ भी डाल सकते हैं, लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, UDHR में लिखा हुआ है। टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट इज़ टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी, ये भी नेल्सन मंडेला ने लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट वाले के बारे में एंड द कोर्ट दैट वाज सेट अप बाय दिस एक्ट 1993 वाला, और जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।